उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। नमस्कार, मैं हूँ भारती आनंद। खास मुलाकात कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी जोड़ी से करवा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर तुंगनाथ पर 1 घंटा 28 मिनट तक लगातार भरतनाट्यम डांस और कैलीग्राफी आर्ट का ड्यूट करते हुए ये रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से। कार्यक्रम में अभिषेक यादव जी और श्रद्धा बछेती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं और आपने भरतनाट्यम की शिक्षा कहाँ से ली? मैं उत्तराखंड की हूँ। मैं पौड़ी से बिलोंग करती हूँ, देहरादून में रही हूँ बचपन से। भरतनाट्यम मैंने देहरादून में ही स्टार्ट किया था। मेरी गुरु का नाम सोनल वर्मा मैम है, उनसे स्टार्ट किया। सोचा नहीं था कि मैं भरतनाट्यम शुरू करूँगी कभी। मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ हमेशा से, और इंटरनेशनल सोचा था कि मैं इंटरनेशनल भरतनाट्यम के अलावा इससे पहले मैं इंटरनेशनली स्पोर्ट्स खेलना चाहती थी और मैं आर्मी में सेलेक्ट होना चाहती थी जी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो स्पोर्ट्स में मैं नेशनल्स प्लेयर रही हूँ। फेंसिंग मेरा स्पोर्ट था, खो खो मेरा स्पोर्ट था, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा मैचेस चलते थे। धीरे धीरे करते हुए एक दिन मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि जब तुम करते हो, हॉबी है तुम्हारी डांस करना, तो तुम सीखो भी उस चीज़ को। तो सीखते सीखते मैंने ये सोचा कि ठीक है, हम सीखना स्टार्ट करा। तो जब हमने स्टार्ट करा तो मेरी गुरु ने मुझे बोला तुम भरतनाट्यम बहुत अच्छा करती हो, तो तुम भरतनाट्यम करो, आगे कंटिन्यू करो। मैंने भरतनाट्यम कंटिन्यू करा। आज मुझे आप बोल सकते हैं कि मुझे 20 साल पूरे हो गए होंगे भरतनाट्यम सीखते सीखते, और आज भी मैं सीखती ही चली जा रही हूँ। सीखना कभी बंद नहीं होता, तो मैं सीखती ही चली जा रही हूँ। जी, वाकई बिल्कुल सही कहा आपने श्रद्धा कि सीखना कभी भी बंद नहीं होता, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी हम अभिषेक से जानना चाहेंगे। अभिषेक, अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं और जो आपकी कैलीग्राफी आर्ट है वो क्या है? मैं देहरादून से ही हूँ। कैलीग्राफी आर्ट एक ऐसी आर्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि लिखाई अच्छी तरह से लिखना। तो उसी तरह मैंने कैलीग्राफी शुरू करी, हैंड राइटिंग से शुरू करा। हाई स्कूल में मैंने कई तरह की हैंड राइटिंग्स में कॉपी किताबों में लिखना शुरू किया था। तो मुझे उस समय पता नहीं था कैलीग्राफी के बारे में। धीरे धीरे फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तेरी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है, तो हमारी भी होमवर्क कर दे या फिर मेरा कुछ नाम लिख दे, सिग्नेचर कर दे। तो उसी तरह स्किल डेवलप होती गई और आगे चल के मुझे पता चला कि ये कैलीग्राफी आर्ट है और फिर मैंने उसको परस्यू किया। ओके, तो आप दोनों ने एक अलग तरह की विधा पे काम करना शुरू किया। एक तरफ है भरतनाट्यम डांस फॉर्म और दूसरी तरफ कैलीग्राफी आर्ट। तो दोनों को लेकर एक ड्यूट तैयार किया और इस तरह की जो योजना बनाई। श्रद्धा, आपसे जानना चाहूँगी कैसे ये विचार आया आपके मन में? जी, हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और हमारा ऐसा हुआ था, हम दोनों अलग अलग स्कूल में थे और स्कूल में अलग अलग होकर होता है ना, जब स्कूल डिफरेंट होता है तो फ्रेंड्स डिफरेंट रहते हैं, बट कभी कभी बातचीत हो जाती थी। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू हुई बातचीत। हम लोग दोनों डांस अलग थे। अभिषेक जी पहले डांस करते थे और उससे भी हमारा लिंकड अप था कि हाँ वो भी डांसर है, वो वेस्टर्न डांसर रहे हैं और मैं भरतनाट्यम डांसर रही हूँ, तो उधर से लिंकड अप था। फिर धीरे धीरे करके हमारी बातचीत हुई कि हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट चाहे वो कोई से भी फील्ड का हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो होता एक ही जुड़ा हुआ इंसान है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ आर्ट से है। तो हम लोगों ने उधर से सोचना स्टार्ट किया कि हम दोनों अलग अलग फॉर्म को कंबाइंड करके कुछ करें। तो मेन पॉजिटिवली वही था कि हमें आर्ट बाहर लेकर आना है। तो मैं भरतनाट्यम करती हूँ, अभिषेक जी कैलीग्राफी करते हैं जिसे देवनागरी भी बोला जाता है। तो उस चीज़ को हम लोगों ने सोचा जब हम कर ही इंडिया की कोई चीज़ रहे तो उस चीज़ को हम बाहर लेकर आए, लोगों को बताया कि ये दो अलग अलग आर्ट फॉर्म भी मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, और वाकई आपने वो करके भी दिखाया। अभिषेक, आपसे जानना चाहूँगी कि कैलीग्राफी आर्ट एक डिफरेंट तरह की आर्ट है और देवनागरी में आप उस कैलीग्राफी आर्ट को करते हो, तो किस तरह की दिक्कतें आई आपके सामने जब आपने वहाँ पर ऐसे स्थान पर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, शायद बर्फ़ भी उन दिनों पड़ी हुई थी, तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने रही? सबसे पहली दिक्कत तो यही थी कि जो मैं पेंट्स अपने साथ लेके गया हुआ था वो ऑयल बेस्ड पेंट्स थे, तो वही यूज़ होते हैं हालांकि। तो उनमें ड्राई होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और सबसे मेन दिक्कत हमारी यही थी क्योंकि मेरे को लेयर बाय लेयर आर्ट वर्क करना था। एक लेयर के बाद एक और लेयर थी, तो उसको सूखने का भी वेट
करना था मुझे, बट हमारे पास ड्यूरेशन नहीं थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये था कि हमें वेट नहीं करना, हमें बस करते जाना है लगातार। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास जितनी भी लेयर थी उसको मेरे पे ड्राई करने का टाइम नहीं था। बस भगवान की एक ऐसी कृपा रही कि धूप थी उस दिन, तो सूरज की रोशनी से ही काफ़ी मेरा कैनवस ड्राई होता रहा और आर्टवर्क और अच्छी तरह बनता गया। क्या बात है। तो मैं श्रद्धा आपसे भी जानना चाहूँगी, आपको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो शुरुआत से ही थी। मैं खुद मेडिकल ग्राउंड से रही हूँ, पिछले 2 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिकल ग्राउंड से रही हूँ। मेरे नी की सर्जरी रही है, 6 बार मेरी नी की सर्जरी हुई है और सब कुछ बहुत करते करते वो ब्रेन में चला गया। मैं अभी भी थैंक यू बोलूँगी मेरे डॉक्टर्स जो न्यूरो डॉक्टर थे और नी के जो डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे का बहुत साथ दिया है। पहले डॉक्टर्स ने ही मना कर दिया था मुझे कि आप परफॉर्म करने नहीं जाएंगे, कि इतना हाइट, ऑक्सीजन लेवल कम, तो ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। उसके बाद आगे स्टेप बढ़ा, हमने कहा नहीं, फिर भी हमने करना है। मैंने डॉक्टर्स को बोला मैं करूँगी। तो उधर से हम आगे बढ़े तो हमें ये पता चला कि ऊपर परफॉर्म करने के लिए परमिशंस नहीं मिलती है, हमें ग्रांट नहीं की जाएगी परमिशन। और हम लोग इधर गए, बहुत जगह हम लोगों ने पूछताछ करी। फिर चमोली की डीएम जो थी उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, उन्होंने मुझे लिंक अप कराया यहाँ से जो एसडीएम है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ के एसोसिएशन में इंक्लूडेड है, उन्होंने उनसे कांटेक्ट कराया। उन्होंने हमें बताया कि आप इस तरह से आप जाकर वहाँ पर बातचीत करेंगे। उन्होंने हमसे लेटर अप्रूवल करा। पहले उन्होंने भी हमें मना कर दिया था कि आप नहीं परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आज की डेट में हर कोई मंदिरों में पहुँचे हुए हैं, रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं और जो उधर की सभ्यता है उससे जुड़ी हुई चीज़ नहीं कर रहे हैं। भरतनाट्यम उधर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मंदिरों में ही किया जाता था और देवताओं के लिए किया जाता था। तो हम लोगों ने उन्हें समझाया कि ये भरतनाट्यम क्या है, देवनागरी कैलीग्राफी क्या है, ये हमने उन्हें बताया। जब उन्होंने समझा, वो बहुत खुश हुए कि आज की डेट में ऐसा युवा कोई आ नहीं रहा है, इसके लिए आगे बढ़ के आ नहीं रहा है कि जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहे। तो हम लोगों ने उनको समझाया, उन्होंने अच्छे से समझा, उन्होंने अप्रूव करा हमें। उन्होंने कहा बस एक चीज़ रहेगी, आपको उधर जो लोकल लोग होंगे, जो वहाँ के गांव के लोग होंगे और मंदिर के जो परिषद होंगे, आपको उनसे बात खुद करनी होगी, उनसे हम कुछ बात नहीं करा सकते। अगर आप उन्हें समझा पाए आप क्या करना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर है। तो हम लोग जब जिस दिन निकले यहाँ से, निकलने वाले दिन वहाँ पे ओले पड़ने शुरू हो गए थे, बहुत बारिश, हमारे पास कैमरा था, हमारे पास बहुत सारा सामान था, ठंड बहुत थी, हमारी जैकेट्स वगैरह सब कुछ भीग गई थी। पूरे 2 दिन हम बिना जैकेट के रहे हैं वहाँ पर और ऊपर पहुँचे, कैमरा वगैरह सामान लेकर पहुँचे। उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने जब मंदिरों में जाकर बात करी तो वहाँ पर ऑलमोस्ट काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ दंगे हो गए थे। लोग जो थे वहाँ पर भागम दौड़ और एक दूसरे को पुश करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था उनका। तो उस वजह से मंदिर के उन्होंने बोला, पंडित जी जो थे उन्होंने कहा आपको ना सीनियर से बात करनी पड़ेगी। अब वो नेक्स्ट डे आना था जिस दिन हमने परफॉर्म करना था। तो हमने कहा ठीक है। तो हम उस दिन हमने वेट करा, उस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लग गई थी वहाँ पे। हमने उस दिन वेट करा, वेट करने के बाद हमने उनको ये चीज़ बोली। नेक्स्ट डे हम गए, नेक्स्ट डे हम लोगों ने जब सुबह गए तो हम 6 बजे चले गए थे ऊपर बात करने के लिए। तो वो 8 बजे करीब आ गए थे पंडित जी। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा ये ड्रामेबाजी यहाँ नहीं होगी। और सही भी है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी जो उन लोगों ने बोला कि ये ड्रामेबाजी यहाँ नहीं होगी, क्योंकि जो आज के लोग आ रहे हैं वहाँ पे, युवा आ रहे हैं, इवन पढ़े लिखे और बड़े लोग भी आ रहे हैं, वो वहाँ आकर जो चीज़ कर रहे हैं वो बहुत गलत है। वो वहाँ की सभ्यता को नहीं समझ रहे हैं और खासकर उत्तराखंड के मंदिरों की सभ्यता नहीं समझ रहे। बिल्कुल, जैसे उत्तराखंड के मंदिरों में हल्ला गुल्ला, ढोल वगैरह नहीं बजना चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं और उस चीज़ को ना करते हुए वो वहाँ पे लड़ाई कर दे रहे हैं, वो गलत है। तो उनको जब हमने समझाया कि हम चीज़ क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी हमें फिर साथ दिया। पूजा उन्होंने ही करी हमारी, जो मना कर रहे थे उसके बाद उन्होंने ही हमारी पूजा करी। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़, फिर मेरी दवाइयाँ जो चल रही थी, कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से जो ब्रीदिंग प्रोसेस था वो दिक्कत था ही। तो मैंने उससे पहले भी दवाई खाई थी कि मेरा ब्रीदिंग सही रहे, नॉर्मल रहे। बट महादेव का इतना साथ था मेरे को, मैं यही बोलूँगी महादेव का इतना साथ था कि मेरी जितनी दिक्कतें थी, जो सर दर्द होना था वो कोई सर दर्द नहीं हुआ मुझे। और बाकी जो बोलते हैं ना घर के बुजुर्ग का आशीर्वाद, बिल्कुल, वो बुजुर्ग का आशीर्वाद। फिर अभिषेक थे मेरे साथ, इन्होंने
एक पॉइंट पे रखा होता कि नहीं तुमने दवाई भी खानी है, तुमने ये भी करना है, तुमने कोई काम नहीं करना, ध्यान रखना है। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह भी वहाँ खुद ही बनाया था, तो हर चीज़ थी। हम लोगों ने सोचा था जब लिया है रिस्क तो हर चीज़ प्रॉपरली करनी है। बिल्कुल। और अभिषेक, आपको कैसा लगा जब आप उस ऊंची पहाड़ी पर थे तुंगनाथ मंदिर में, जहाँ चारों तरफ बर्फ है, और वाकई जैसे श्रद्धा ने भी कहा कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ हम शांति के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? पहले तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो शांति लगी। पहले तो बारिश में ही हम लोग ट्रैक करके पहुँचे, बारिश हो रही थी पूरे टाइम, भीगते हुए पहुँचे। जैसे ही हम लोग स्पॉट पे पहुँचे, हमने देखा कि हम मंदिर पहुँच गए, तो सांस में सांस आई कि अब हमारा एक लेवल हम आ चुके हैं। बिल्कुल। अब नेक्स्ट लेवल के लिए हमें तैयारी करनी थी। तो हम लोगों ने अपना सारा सामान वगैरह, जितनी भी हम पे चीज़ें थी, सबको अपना रूम में सेटल डाउन किया, धीरे धीरे अपने आप को काम डाउन किया और प्रिपेयर किया नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। तो क्या मन में कुछ डर सा लगा हुआ था कि यार क्या होने वाला है, अभी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ इस तरह की डर बातें आ तो रही नहीं थी? था, भरोसा था भगवान पे जी। कि जो भी होगा भगवान हमारे साथ हैं और सब कुछ सही होगा। डे 1 से दिक्कतें थी, बट हमें पता था कि जिस दिन हम परफॉर्म करेंगे उस दिन भी भगवान हमारे साथ ही होंगे। मतलब आप कहना चाहते हो कि आत्मविश्वास होना बहुत हाँ जी, जरूरी हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और ऑप्टिमिस्टिक सोचना भी बहुत ज़रूरी है। और तभी आप पहुंच हाँ पाते जी, हैं। हाँ जी। तो श्रद्धा, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने वो शुरुआत की, वो नृत्य करना शुरू किया, लेकिन वहाँ तो कोई म्यूजिक नहीं था, फिर कैसे ये सब संभव हुआ? जी, जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था सुबह, तो जो मंदिर के अध्यक्ष थे उन्होंने हमें मना कर दिया था, यहाँ कोई गाने वगैरह नहीं बजेंगे। आखिर में ये भी था कि उधर के मंदिर वालों ने ही गाने हल्के से चलाए, उन्होंने शुरुआत करी थी गानों के, बट फिर उन्होंने भी बंद कर दिया क्योंकि अलाउड नहीं होता है, तो उन्होंने कोई गाने चलाए नहीं। जब शुरुआत करी मुझे भी पहले घबराहट थी बिना गानों के, क्योंकि मैंने हमेशा ही गानों में किया है और गानों में ही हम लोग करते हैं, कोई भी चीज़ हो गानों के बिना तो लगता ही नहीं है कि अधूरा अधूरा सा है। तो लगा कैसे होगा क्या होगा, बट जब हमारी पूजा हुई, हमने पूजा करवाई, पूजा करवाने के बाद जब शुरुआत करी तो मैंने बस हाथ जोड़े थे, शुरुआत हाथ जोड़ने से स्टार्ट करी थी। हाथ जोड़े तो कानों में ना एक आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे, तो वो आवाज़ घंटियों की थी, वो जयकाराओं की थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे, वो अलग अलग आवाज़ों में अलग अलग तरीक़ों से जयकारा कर रहे थे। सबकी मन की भावना अलग होती है, तो वो जो चीज़ें थी, दूर एक आवाज़ आ रही थी जो मंदिर के द्वार पे एक ढोल ढमो बज रहा था, उसकी आवाज़ थी। तो ये सारी आवाज़ जब एक साथ मिक्सअप हुई ना, तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये एक ध्वनि ही जा रही है, एक म्यूज़िक ही क्रिएट हो रहा है। घंटियों की आवाज़, मंदिर की आवाज़, पूजा की आवाज़, जो वहाँ पे पंडित भी पूजा कर रहे थे उनकी आवाज़, फिर वहाँ पे चिड़ियाओं की आवाज़, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक म्यूज़िक ही हो रही थी। फिर मेरे घुंघरू, मेरे थाप पैरों से जो निकल रहे थे, तो वो भी अपने आप म्यूज़िक क्रिएट हो रहा था। तो कहीं ऐसा लगा ही नहीं फिर कि म्यूज़िक की ज़रूरत है। फिर बाद में ज़रूर मुझे ये चीज़ एहसास हुई कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग, अगर हमने चीज़ प्रैक्टिस म्यूज़िक में ही करी है, या फिर हम लोग चाहे कोई भी काम हो, जिस चीज़ में हम प्रैक्टिस करते हैं वही होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर है कि आपको करना है, तो आप वो उसके बिना भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि चैलेंज लेने के लिए आपको तैयार रहना होगा। हाँ जी। अच्छा श्रद्धा, नृत्य की बात तो हम कर ही रहे हैं, क्या आप भरतनाट्यम की कोई विधा है जिसे आप गा के भी सुना सकती हैं? वो थोड़ा सा मिलना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ। हमारी थाप होती है, हमारे अडबूज होते हैं, अडबूज के साथ साथ हमारी तालें होती है, तक्कीटा सबसे पहली ताल होती है हमारी। हम सप्त ताल में काम करते हैं। तो जो भरतनाट्यम किया जाता है या कोई क्लासिकल डांस किया जाता है, वो शुरुआत हमेशा सप्त ताल में किया जाता है। तो उसकी सबसे पहली ताल ही त्रिश्र ताल होती है, 3 ताल। त्रिश्र को बोलते हैं हम 3 ताल, तो वो 3 ताल का होता है तक्कीटा। अच्छा। तो ऐसे हमारी उसके बाद चतुष्ट ताल आती है, 4 ताल स्टार्ट होती है, तक धिम्मी। तो ऐसे ऐसे करके हमाई बीट्स बनाई जाती है। इन तालों को हम लोग जातीज के साथ इन्वॉल्व करते तो हैं। हम उनको थोड़ा सुनना भी चाहेंगे, थोड़ा सा आप सुनाइए तो। तक्कीटा तक्क झुम तक्क तक्कीटा तक्क झुम तक्क तक्क तक्कीटा 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 तक्क तक्क तक्कीटा तक्कीटा तक्क तक्कीटा। अब इसी चीज़ को हम लोग जब बीट्स में दिया जाता है तो हमारा तक्क तक्कीटा तक्क तक्कीटा तक्क तक्कीटा तक्क झुन्नू तक्क तक्कीटा। क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छा श्रद्धा। और अभिषेक से मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूँगी, अभिषेक के
ठीक है, उन्होंने तो जयकारों की आवाज़ से, मंदिर की घंटियों से, लोगों की बातचीत के साथ उन्होंने नृत्य करना स्टार्ट किया। लेकिन आपका तो डिफरेंट आर्ट है भाई, आपको पेंटिंग करना है तो वो वहाँ पे तालमेल कैसे बैठा आपका? तो हम लोगों ने पहले ही सोच के गए थे कि जो श्रद्धा परफॉर्म करेगी और जो मैं परफॉर्म करूँगा, हम एक दूसरे के लिए भी कर रहे हैं वो परफॉर्म। तो श्रद्धा के जो मूवमेंट चल रहे हैं, मैं उसी से ही इंस्पायर होके ही कैलीग्राफी भी कर रहा था। मेरे माइंड में बैक ऑफ द ये था कि शिव जी तो है ही वहाँ पे मेरे साथ, श्रद्धा परफॉर्म कर रही है, ध्वनि जो चल रही है उससे ही मैं इंस्पायर होके ओम नमः शिवाय, लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वही चल रहा था। तो मेरे दिमाग में भी ओम नमः शिवाय, मैं भी वही कैलीग्राफी में बनाता गया और वो आगे प्रोसेस होता रहा पूरा। तो लगभग कितना समय लगा, ये भी तो बताइए। समय तो हम लोगों ने शुरू तो जल्दी कर दिया था, बट हम लोग की जो मेन परफॉर्मेंस जो हमारी थी, परफॉर्मेंस हमने 1 घंटा 27 मिनट लगातार परफॉर्म किया, जिससे मैंने शुरुआत ही कॉस्ट्यूम में डिज़ाइन करने से करी थी। अच्छा। तो पहले कैनवस तो रखा हुआ था, मैंने श्रद्धा से ही शुरू किया। श्रद्धा मूवमेंट्स कर रही है और मैं साथ साथ इनकी कॉस्ट्यूम में स्ट्रोक्स बना रहा हूँ, कैलीग्राफी के लिख रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ उस चीज़ को पूरा। फिर जब कॉस्ट्यूम कंप्लीट हुई उसके बाद फिर मैंने कैनवस शुरू किया अपना। तो नृत्य के साथ पेंटिंग करना है तो बड़ा बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस आपको रहा होगा। तो क्या आपको डर सा नहीं लगा कि यार कहीं इसका डांस फॉर्म थोड़ा गड़बड़ा ना जाए? लग रहा था, डर भी लग रहा था, और मूवमेंट के टाइम पे थोड़ा बैलेंस भी चाहिए होता है। तो ये बैलेंस में थी, मैं भी बैलेंस में था, तो हम लोग एक दूसरे को सिंक में कर रहे थे काफ़ी चीज़ें। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर विश्वास जो था, हाँ जी, हाँ जी। तो उस विश्वास के दम पर आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। श्रद्धा, आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, जैसे आपका जो मेडिकल बैकग्राउंड की आप बात कर रही थी और बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आप ठीक भी हुई, क्या कहना चाहेंगी लोगों को कि इतनी सारी मुश्किलें जब आती हैं उसके बावजूद आप अगर लक्ष्य रखते हो तो आप वहाँ पहुँचते हो, कुछ कहना चाहोगी? ज़रूर, लक्ष्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कैसे भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आप ये मानिए कि मेरा जो मेडिकल ग्राउंड रहा है वो मेडिकल ग्राउंड ऐसा था, मैं व्हीलचेयर में आ गई थी, बेड रेस्ट में थी, मैं अपने लिए ग्लास खुद नहीं उठा पाती थी। मैं थोड़ी देर के लिए भी कमरे में अकेला नहीं छोड़ा जाता था मुझे, कि अकेले रहूँगी, कहीं मेरी सांस नहीं आई। मैं जब सोती थी मेरी मम्मी बार बार चेक करती थी मुझे कि मेरे को ब्रीदिंग हो रही है या नहीं हो रही है। डॉक्टर्स ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था, डांस तो नहीं कर पाऊंगी, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग प्रोसेस में है वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मेरी सांस फूली, अगर मेरे को ब्रीद नहीं कर पाई तो ऑक्सीजन लेवल ऊपर ब्रेन तक नहीं जाएगा। बट अंदर से था, जब मेरे को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब डॉक्टर्स ने बोला डिप्रेशन है। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, अब मुझे योगा से अपने आप को ठीक करना है। मैंने कहा मैं योगा करूंगी और मैं योगा से खुद को ठीक करूंगी, शायद डॉक्टर्स गलत बोल रहे। फिर मैंने उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके। जहाँ मेरी बॉडी 1 हफ्ते में, मेरे डॉक्टर ने नी जिन्होंने सर्जरी करी थी, डॉक्टर उत्कर्ष लाल, उन्होंने मुझे बोला कि आप 1 हफ्ते में चलना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। तो वो प्रोसेस ना धीरे धीरे करके चलने के बदले मैं पैर भी नहीं उठा पा रही थी, मैं फिंगर्स नहीं अपनी हिला पा रही थी पैरों की, वो होने लग गया। अब धीरे धीरे करके हम डॉक्टर्स को स्विच करा कि हमने यहाँ दिखाया। मैंने उनसे डिस्कस नहीं करा, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही कि मैं पैर नहीं उठा पा रही हूँ, मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करा। मैंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया, फिर धीरे धीरे करके मेरे कान में प्रॉब्लम आने लग गई, मुझे कान में एक वॉइस आना स्टार्ट हो गया जिसे टिनेटस बोला जाता है। तो वो वॉइस क्या होती है, वो ब्रेन की एक वॉइस होती है, ब्रेन के अंदर एक वॉइस चल रही होती है, तो वो आनी स्टार्ट हो गई। फिर मेरी राइट आई अंदर की तरफ चली गई थी और रेटिना अंदर चला गया और मुझे दिखना बंद हो गया। लेफ्ट आई से मुझे डबल विजन स्टार्ट हो गया था। ये स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके मुझे कोमा अटैक स्टार्ट हो गए। जहाँ मैं योगा से खुद को ठीक करना चाह रही थी वहाँ मुझे कोमा अटैक स्टार्ट हो गए। फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस करा, उन डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप डॉक्टर शशेंद्र सक्सेना है न्यूरो, उनको दिखाइए। तो उन्हें दिखाया, उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत दी, हम करेंगे। उन्होंने ये बोल दिया था कि शायद ये ब्रेन ट्यूमर होगा। तो MRIs हुए काफ़ी ज़्यादा। फिर मेरी बैक से स्पाइनल से एक वाटर निकाला जाता है जो ब्रेन का होता है, वो वाटर निकाला, चीज़ों को असिस्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्ट किया था, आप माइंड से ये रखिएगा कि कुछ भी हो सकता है। तो वो धीरे धीरे करके वो प्रोसेस मेरा लगभग 90 डेज तक मैं 105 फीवर में कंटिन्यू रही हूँ और रात भर सोती नहीं थी, रात भर कुछ नहीं कर पाती थी, ख़त्म ही हो चुका था। बस गाने सुनती थी,
आंख बंद रहती थी, मेरी आंखों में पट्टी लग चुकी थी और मैं गाने सुनती रहती थी और माइंड में कोरियोग्राफी करती रहती थी कि जब मैं ठीक होंगी ना मैं ये डांस करूँगी, जब मैं ठीक होंगी मैं ऐसा करूँगी। क्या बात है। तो वो सॉन्ग्स चलते ही रहते थे और नींद में मैं कोरियोज करती रहती थी। धीरे धीरे करके प्रोसेस हुआ कि अब चलना स्टार्ट हुआ है, स्टिक में हुआ, व्हील चेयर से थोड़ा स्टिक में आई, फिर किसी के सपोर्ट से चलना स्टार्ट हुई। स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी, अगर मैं 2 सीढ़ी चल रही हूँ तो उसके बाद मुझे बैठना पड़ जाता था क्योंकि मेरी सांस फूलने लग जाती थी। तो वो चीज़ स्टार्ट हुआ, वो करना स्टार्ट किया मैंने। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि डांस अभी नहीं कर रहा, बट मेरे अंदर था, मैंने कहा नहीं डॉक्टर मैं करूँगी, डांस ही करना है मुझे और मैं डांस तो नहीं छोड़ सकती, मैं कोई फील्ड चेंज नहीं करना चाहती। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर है हिम्मत, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हिम्मत नहीं छोड़नी, अगर तुम्हारे अंदर है तुम करोगी तो तुम एक दिन पक्का करोगी, तुम ज़रूर करोगी। तो बस उस दिन से सोच लिया था कुछ तो कुछ करना ही है। फिर जब मेरी बात अभिषेक से हुई तो इन्होंने तो ये तक मुझे बोल दिया था कि श्रद्धा मैं एक आई से अपनी पेंटिंग कर लूँगा, तुम्हें डांस में ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं अपनी एक आई तुम्हें डोनेट कर देता हूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि अगर मेरे पास कोई फ्रेंड, मेरे साथ कोई साथी ऐसा है जो मेरे लिए ऐसा सोच रहा है तो मुझे खुद पे भी हिम्मत रखनी है ना कि खुद भी कुछ करना है मुझे। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मुझे करना है, मैं करूँगी। और आगे बढ़ के हमने डिस्कस करा और ये ड्रीम भी ऐसा प्लान अप करा कि हम ऐसा कुछ सोचते हैं, कुछ डिफरेंट करते। ये एक माध्यम ऐसा पड़ गया हमें कि इस माध्यम से हम आगे लोगों को ये बता पाएंगे कि हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा श्रद्धा आपने, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपका जो म्यूजिक था, आपका जो डांस था, आपका जो इरादा था, जैसे हम कहते हैं ना मजबूत अगर इरादा होता है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे इरादे ने आज आपको सक्षम किया, आज आपने एक रिकॉर्ड भी कायम किया और हम उम्मीद भी करते हैं कि आगे और रिकॉर्ड आप बनाएंगी। लेकिन अभी मैं अभिषेक से जानना चाहूँगी कि अभिषेक आज के टाइम में जब युवा कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, डिफरेंट मीन्स नौकरी में ज़्यादातर लोग जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, आपने एक बिल्कुल डिफ़िकल्ट और डिफरेंट क्षेत्र को चुना, क्यों? पहले मेरे घर वाले भी मुझको बोलते थे कि जॉब करनी है, अच्छी सरकारी नौकरी, अफसर बनना है। बट मेरी हॉबी थी कि क्रिएटिव फील्ड में था मैं पहले से ही, जैसे डांस पहले करता था, फिर धीरे धीरे आर्ट फॉर्म्स की वजह से, डिज़ाइंस की वजह से मैं उस तरफ काफ़ी मतलब आकर्षित रहा। धीरे धीरे करके आर्ट वर्क्स मेरे दोस्तों के थ्रू मेरे लोगों ने बोला कि तू बहुत अच्छा काम करता है, इनको बाहर लेके जा, मतलब और लोगों तक पहुंचाओ इन सब चीज़ों को। तो ऐसे ही करते करते हम लोगों ने छोटे मोटे काम पकड़े, जैसे किसी के कैफ़े में आर्ट वर्क करा, या फिर किसी होटल में किया, या फिर किसी दोस्त के लिए एक पेंटिंग बनाई। ऐसे करते करते घर वालों को भी लगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और फिर भी होने हाँ लगी। जी हाँ जी हाँ जी कुछ साल बाद ही फिर मैंने कंपनी, एक मेरा पार्टनर है उसके साथ हम लोगों ने दोनों ने मिलके कंपनी शुरू करी। और आज की डेट में हमारे पास 7-8 आर्टिस्ट हैं जिनको हम मंथली पे करते हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी आपने अपनी आर्ट फॉर्म को एक बिजनेस वाला रूप हाँ दे जी दिया। हाँ जी, मतलब खुद से इस चीज बिजनेस को क्रिएट किया है और आगे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग को डर लग रहा है कि हाँ हम नहीं कर सकते, तो हम लोग हैं उनके साथ की। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो भी सीखना चाहते हैं कैलीग्राफी आर्ट, तो वो अभिषेक हाँ से जी, संपर्क बिल्कुल, भी कर सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, है ना बिल्कुल, अभिषेक? तो बिल्कुल। आप सिखाओगे लोगों को? हाँ, मैंने तो सोचा है कि मैं आगे वर्कशॉप्स दूं अलग अलग सिटीज में जाके बिल्कुल, लोगों को, बच्चों के लिए हाँ जी, खासकर। बच्चों के लिए आजकल एक नया विकल्प होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्या कहते हो इस बारे में? मैं वही चाहता हूँ कि लोग क्रिएटिव फील्ड में ले अपने आप को फोकस रखें और कल्चर को भी आगे बढ़ाएं। क्योंकि आजकल क्या है सीन, जैसे लोग बिजनेस को नहीं इतना फोकस रहते हैं, लोग जॉब्स की तरफ ज्यादा हैं कि जॉब सेंट्रिक जॉब होनी चाहिए, एक पक्की सैलरी होनी चाहिए। तो उसके लिए गट फीलिंग होनी जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना हाँ बहुत जी, हाँ जी, हाँ जरूरी जी। है। जो आपका गट फीलिंग मेरे दोस्तों ने मुझे दी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दी, उसी से इंस्पायर होकर मैं आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपकी बात एकदम साथ है कि जब आपके साथ अपनों का जो साथ होता हाँ है, जी। जब आपके चारों तरफ पॉजिटिवनेस होती है, सब सकारात्मक सोच होती है, तो आप बहुत अच्छा कुछ करते हैं। अच्छा, हम थोड़ा यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जो कैलीग्राफी आर्ट है, तो क्या उसे सिर्फ बैठ कर किया जाता है या सिर्फ नृत्य में ही किया जाता है? मतलब कुछ लोगों के शायद ये जिज्ञासा भी हो सकती है। कैलीग्राफी आर्ट एक ऐसी आर्ट है, आप मतलब वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी कर सकते हो उसको। है लिखाई, लोगों ने कॉपी पेन में शुरू करी थी, मैं वॉल्स में कर रहा हूँ, कैनवसेस पे कर रहा हूँ, लोग फ्लोर पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मेकअप में भी कैलीग्राफी को यूज करेंगे। अरे वाह।
जैसे हम आईब्रोज वगैरह में थोड़े कॉन्टूर देंगे, कैलीग्राफी के हैंड्स पे देंगे, बट फिर हमने सोचा कि जो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पहले कॉस्ट्यूम करते हैं क्योंकि लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ना। तो वही हमारा पर्सपेक्टिव था कि आगे चल के लोग इस पे इंस्पायर हों और हमारे कल्चर को बढ़ाएं। तो फिर ये बताइए कि कैसा लगा जब आपने ये रिकॉर्ड बनाया, जब आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, तो उसके बाद लोगों का आपकी तरफ किस तरह का रुझान रहा और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ और ऐसा लगा कि जो हम लोग इतने महीनों से प्रिपेयर कर रहे थे चीज़ें, हमें डर था काफ़ी कि मौसम, क्लाइमेट, हर चीज़ के बारे में मतलब काफ़ी दिक्कतों की वजह से हम लोग बढ़ नहीं पा रहे थे, बट जिस दिन ये कंप्लीट हुआ ऐसा लगा कि यार हम लोगों ने तो मतलब कितनी जल्दी कर दिया इन सब चीज़ों को। प्रोसेस बहुत बड़ा था, बट जिस दिन वो कंप्लीट हुआ उस दिन लगा ही नहीं कि हम लोग काफ़ी दिन से इस पर मेहनत कर रहे थे। क्या बात है। तो श्रद्धा, आपसे जानना चाहूँगी भाई, आपका तो एक ऐसा समय गुजरा है जीवन का, मैं कह सकती हूँ कि आपने दूसरा जीवन जो है आपका ये दूसरा जीवन है और आपने एक रिकॉर्ड बनाने के लिए आप, मुझे लगता है कि पुनर्जीवित हो गई हैं और अब मुझे ये उम्मीद भी है कि आप बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाने वाली। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ श्रद्धा आपसे कि आपका जो ये भरतनाट्यम नृत्य फॉर्म है, इसको आप अपने तक सीमित रखेंगी या आगे लोगों को सिखाएंगी भी? नहीं, पिछले 7 साल से मैं सिखा रही हूँ। मेरी खुद की डांस एकेडमी है, परिंदा आर्ट स्टूडियो के नाम से। मैं वहाँ सिखा रही हूँ। क्लेमेंट टाउन में है क्लास मेरी, सीमा द्वार में है, सेलाकुई में मैंने उन बच्चों के लिए डांस क्लास खोली है जो पैसे देकर नहीं सीख सकते और जिनके अंदर इच्छा है कि हम सीखें कुछ। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि इन्हें डांस सीखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना नॉलेज नहीं है सीखना क्या चाहिए, बस वो आते हैं कि हमें डांस सीखना है। अगर नाम भी याद हो तो मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि हमें कथक सीखना है, चाहे उनको सीखना भरतनाट्यम हो या फिर सीखना कुछ क्लासिकल डांस हो, तो वो मुंह पे आते हैं कि हम ना कथक सीखना चाहते हैं, हम डांस सीखना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि कौन सा डांस सिखाना चाहते हैं, जो ये बच्चा अच्छा कर ले वो कर ले। तो उनको मैं ये बोलती हूँ, जब आप सिखाना ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको वो डांस सिखाना चाहिए जो एक तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हो और जिसे सीखकर आप आगे कोई भी चीज़ आसानी से कर सकें। बिल्कुल। भरतनाट्यम मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि इस देश का, इस विश्व का सबसे पुराना डांस स्थल है। वो 5000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना डांस है और वो किया ही देवताओं के लिए जाता था, देवदासियों से। तो वो डांस एक ऐसा डांस है जो सभ्यता, डिसिप्लिन और डांस तो सिखाता है, म्यूज़िक की नॉलेज, हर चीज़ की नॉलेज सिखाता है। और मैं यही बोलूँगी कि डांस एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू आप डिसिप्लिन सबसे पहला सीखते हैं। तो वहाँ जो बच्चे आते हैं वो लोग जब बोलते हैं कि हमें कुछ भी सिखा दीजिए, तो मैं उन्हें सबसे पहले बोलती हूँ जब सिखा ही रहे तो आप प्रॉपर डिग्री लीजिए, इसकी डिग्री होती है। तो जो चीज़ आपकी फ्यूचर में आगे काम आ सके, आपके जॉब के लिए काम आ सके, या फिर आप किसी भी जगह जाएं आपको वो चीज़ समझ आए कि हाँ मुझे ये करना है, भरतनाट्यम करना है। और भरतनाट्यम या कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म को एक रिस्पेक्टली नज़र से देखा जाता है कि अच्छा ये करते हैं, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म करते हैं, इंडिया का कोई डांस है, तो उस चीज़ के लिए वो जो रिस्पेक्ट मिलती है, तो मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ कि आप ये सीखिए। बिल्कुल। तो वहाँ मैं सिखाती हूँ, वहाँ मैं निःशुल्क सिखाती हूँ, वहाँ कोई पैसे नहीं लेती हूँ उन बच्चों से। और उनको डिग्री आज की डेट में मेरे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में इस डांस फॉर्म की वजह से लग गए। तो उसकी मुझे खुशी भी होती है कि मैंने ये करके दिया है, तो वाकई मैं आगे भी कंटिन्यू रखना। अब बधाई की पात्र है श्रद्धा। और अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, भविष्य के लिए क्या सोचा है, क्या कौन सा नया रिकॉर्ड बनाने की ओर हो? अब हम लोग इस बारे में अभी डिस्कस ही कर रहे हैं। डिस्कस तो क्या, हमने तुंगनाथ में ही सोच लिया था हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या करना है। तो हम लोगों ने आगे पंच केदार के लिए सोचा है। जुड़े हम महादेव से, तो हमने करना महादेव से रिलेटेड ही है कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें रहा और उन्होंने पहली जो अचीवमेंट बोलेंगे वो महादेव ने ही दी है हमें। तो हम चाहते हैं कि हम उन्हीं से जुड़े रहें। और नेक्स्ट हम पंच केदार करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आगे जो हमने और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल सोचा है, वो हमने सोचा है कि हम कैलाश में जाके करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा, और बातें तो बहुत सारी करनी थी आपसे, लेकिन अब समय की भी अपनी मर्यादा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम फिर आपके साथ किसी ऐसी ही शख्सियत को रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।